हिंद यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा पहले रिवाइज करवा लेते हैं। देखिए, और यदि हमारे चैनल पे आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती इस उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का लगभग जो है 300 साल पहले हुआ था। 3000 साल पहले शुरू हुआ और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जो बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले जो लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। हमें जो है 2500 साल पहले जो है लोहे के औजार के जो है बढ़ते उपयोग का प्रमाण देखने को मिलता है। और इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल जो है शामिल है। इनमें जो जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम क्या था? सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का जो बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। यानी जिस तरह से कृषि के विकास में जो है औजार और रोपाई प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में कि जो है औजार के प्रयोग से कृषि के उत्पादन जो है बढ़ा। और उसके बाद रोपाई यानी लकड़ी के हल का प्रयोग अब नहीं, उसके स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा था? लोहे के हल। और रोपाई के द्वारा उत्पादन बढ़ा। तो इसके साथ ही जो है महत्वपूर्ण कदम क्या? सिंचाई भी जरूरी है। तो सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई यानी कृषि के विकास में। तो कृषि के विकास में सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए जो नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यानी इस समय सिंचाई के लिए क्या क्या बनाया गया था? कौन से समय पढ़ रहे हैं? करीब 2500 साल पहले। तो नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाया गया। और गांव में इसके बाद क्या पढ़े थे? गांव में कौन रहते थे? तो गांव में जो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में जो कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के लोग रहते थे? 3 तरह के लोग जो है रहते थे। 3 तरह के लोग रहते थे। एक तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या बोला गया? बेलल्ला। और साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। यानी उत्तर और दक्षिण में जो लोग 3 तरह के लोग रहते थे। दक्षिणी हिस्से में यानी तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जो होते थे उन्हें बेलल्ला कहा गया है। और साधारण हलवाहों को उनवार बोला गया है। और भूमिहीन मजदूर को दास कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। और देश के जो उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति उसे क्या बोला गया? ग्राम भोजक कहलाता था। और अक्सर एक ही परिवार के लोग जो इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी जो ग्राम भोजक का पद था कैसा था? वंशानुगत था। ग्राम भोजक का पद जो था कैसा था? वंशानुगत था। आइए आगे बढ़ते हैं अब। यानी यह पद कैसा था? अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर जो है आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी गांव का जो बड़ा भूस्वामी होता था वही ग्राम भोजक के पद पर जो है बैठता था। और साधारणतः इनकी ज़मीन पर जो दास और मजदूर काम करते थे। यानी ग्राम भोजक जो होता था बड़े भूस्वामी, इनकी ज़मीन पर जो है कौन लोग काम करते थे? दास और मजदूर लोग काम करते थे। और प्रभावशाली होने के कारण यानी ये जो ग्राम भोजक का पद होता था और ये जो बड़े भूस्वामी होते थे प्रभावशाली होते थे, तो इसी के कारण राजा जो है इन्हें कर वसूलने का काम इन्हें दे देते थे। और न्यायाधीश का भी कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे ये ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक का काम था। और ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे। तो उत्तरी भारत में उत्तर में
एक था ग्राम भोजक के पद, दूसरा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति बोला गया है। क्या बोला गया? गृहपति। गृहपति कौन लोग होते थे? स्वतंत्र कृषक, यानी स्वतंत्र कृषक जो होते थे वो गृहपति कहलाए। और इनमें जो है ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। यानी इन गृहपति के अलावा भी कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें कौन आते थे? तो इनमें दास और कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों के ज़मीन पर जो है काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। तो यहाँ तक जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है पढ़ाई कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नगर के बारे में। प्राचीनतम तमिल रचना। प्राचीनतम तमिल रचनाओं को क्या बोला गया है? संगम साहित्य। प्राचीनतम तमिल रचनाओं को क्या बोला गया है? संगम साहित्य। और इनकी रचना जो 2300 साल पहले की गई है, 2300 साल पहले। आप जानते हैं आज की क्लास ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा और रेगुलर जरूर जो है क्लास में बने रहें, ठीक। और लाइक शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, तो नगर क्या कहती है? नगर कहानियाँ, यानी नगर जो है हमें क्या बोलती है? कहानियाँ क्या बताती हैं नगर के बारे में, और यात्रा विवरण जो है क्या बताते हैं, और मूर्ति कला और पुरातत्व, इन सब से जो है नगर के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्या बताती है नगर के बारे में? तो कहानियाँ, जातक, यानी जातक में जो कहानियाँ उससे भी हमें नगर के बारे में जानकारी मिलती है। जातक में क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। जातक में बौद्ध कहानियाँ हैं और इनको संकलन जो है बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। यहाँ कुछ एक कहानी दिया गया, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। एक तो कहानी से मिलता है प्राचीन नगर के बारे में जानकारी, और कहाँ से मिल सकता है? तो कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है, जैसे शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार जो है कलात्मक ढंग से उकेरते थे। यानी जो मूर्तिकार होता था वो शहर हो या गांव या फिर जंगल, उनकी जो जीवन से जुड़ी घटना होता था उसे मूर्तिकार जो होता था अपने कलात्मक ढंग से उसे दिखाने का प्रयास करता था। तो इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग और खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था। इन मूर्तियों को कहाँ पे सजाया जाता था? तो जो इमारत होते थे, रेलिंग या खंभों और प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था। तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है मूर्ति से। तो मूर्ति को जो है मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे और जो जीवन से जुड़ी घटना था उनको दिखाने का प्रयास करते थे। तो इससे भी हमें नगर के बारे में जानकारी मिलता है। एक तो कहानी से मिलता है और दूसरा है मूर्तिकार से, यानी मूर्ति से। मूर्ति को कहाँ पे सजाया जाता था? तो रेलिंग, खंभों पे, और प्रवेश जो द्वार होते थे, जहाँ से प्रवेश का द्वार होता है, घर में देखिए बड़ा बड़ा भवन में एक प्रवेश द्वार होता है, तो प्रवेश द्वारों पे सजाया जाता था। तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है नगर के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बलय कूप है, बलय कूप दिल्ली में मिला बलय कूप। तो जैसा कि ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में बलय कूप मिले हैं। यानी शहर की अब विशेषता जानी कि अनेक शहरों में क्या क्या मिला है। तो अनेक शहरों में जो है बलय कूप मिले हैं, बलय कूप मिले हैं। बलय कूप जो गुसल खाने हैं, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। यानी बलय कूप जो होता था किसके लिए प्रयोग में आता था? तो जो कूड़ेदान या नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग में होते थे, यानी प्रयुक्त होते थे। और ये बलय कूप जो लोगों के घरों में होते थे, ये बलय कूप जो है कहाँ? लोगों के घरों में होते थे। ये बलय कूप जो होते थे लोगों के घर में होते थे। और महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष जो है बहुत कम मिले हैं। यानी महल, बाजार और आम घरों के अवशेष, आम घरों मतलब यानी आम व्यक्ति, उनके घर के जो अवशेष बहुत कम मिले हैं। क्यों? क्योंकि संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण जो ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। यानी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है
कि उनके घर जो थे हो सकता है लकड़ी, मिट्टी, कच्ची मिट्टी या छप्पर के बने होने के कारण जो है ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। तो प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ के नाविक, तो क्या क्या तरीका है प्राचीन शहर के बारे में जानने का? पहला तो एक कहानी के द्वारा, और दूसरा बताएं मूर्ति से हमें जानकारी मिलती है, तीसरा है और इनकी विशेषता वलयकूप मिले हैं, इनसे भी जानकारी, और प्राचीन शहरों के बारे में नाविकों, तीसरा नाविकों और यात्रियों के द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है। तो प्राचीन शहरों के बारे में नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। इसे देखिए, देखिए बोरी गाजा की कहानी, यानी यह कहानी जो हमें क्या बताता है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बोरीगाजा भरूच का जो यूनानी नाम है, भरूच का यूनानी नाम है बोरीगाजा। इसकी कहानी है, तो बोरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना जो बहुत मुश्किल था। बोरीगाजा की जो संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले जो होते थे उन्हें नाव चला पाना जो बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही जहाज ला सकते थे, यानी राजा के द्वारा जो नियुक्त किए जाते थे कुशल और अनुभवी मछुआरे होते थे, वे ही जहाज को जो है ला सकते थे। तो बोरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यानी बोरीगाजा में किसका आयात होता था? तो शराब का आयात होता था, तांबा, टीन, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का जो आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो इस समय जो है 2500 साल पहले जो नगर होता था, इससे बोरीगाजा से हमें क्या पता चल रहा है कि इस समय जो नगर होते थे वो आयात किस चीज़ का करते थे? तो शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के, इन सब का जो आयात किया जाता था। और यहाँ से जो क्या क्या भेजा जाता था, यानी निर्यात का मतलब यानी किसी चीज़ को भेजना, यहाँ से दूसरी जगह पे जाना। जैसे भारत दूसरे देश के साथ कुछ मंगा रहा है कोई वस्तु, तो उसे बोलेंगे आयात, खरीद रहा है तो, और यहाँ से लेकर के जा रहा है दूसरे देश में जा रहा है तो निर्यात। तो शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का क्या करते थे? आयात। और हिमालय की जो जड़ी बूटी था, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे, यहाँ से भेजा जाता था दूसरे देश में। तो यह याद रखना क्या चीज़ आयात होता था और कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे। राजा के लिए व्यापारी जो विशेष उपहार लाते थे, और जो व्यापारी आते थे राजा के लिए क्या लाते थे? विशेष उपहार लाते थे। इनमें क्या होता था? तो चांदी के बर्तन और गायक किशोर, यानी छोटे छोटे बच्चों गायक जो होते थे उनको लाते थे, और सुंदर औरतें लाते थे, और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। यानी जो राजा के लिए व्यापारी आते थे क्या लेकर के आते थे? चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो ये हो गया बोरीगाजा के बारे में। आप जानते हैं सिक्के के बारे में। देखिए पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, यानी इस युग के जो है पुरातत्वविदों को हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के हैं। तो सबसे पुराने सिक्के कौन से? आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले, 500 साल तक जो है चला। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था।
यानी चांदी या जो तांबे के होते थे। तो सिक्का किस चीज़ के होते थे? आहत सिक्के चांदी या तांबे के होते थे और इन पर आकृति बनाया जाता था। देखिए इस तरह का आकृति बना होता था और आहत कर बनाए जाने के कारण ही इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो आहत सिक्के के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए आहत सिक्के जो है सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। कैसा होते थे? आयताकार, कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। यानी ये जो सिक्के होते थे आहत सिक्के किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। यानी ये जो सिक्के होते थे इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। यानी कुछ चिन्ह बना दिया जाता था, ठप्पा से बना दिए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। इसीलिए ये जो है आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं और ईसा की आरंभिक शताब्दियों तक के प्रचलन में रहे हैं। तो सिक्के, यदि आपसे पूछा जाए कि प्राचीन सिक्के किस प्रकार के होते थे तो क्या बोलना है? प्राचीन सिक्के जो होते थे उस पर आकृतियों का कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, उस पर आकृति बना होता था। और चांदी या तांबे के होते थे और किस आकार के होते थे? तो आयताकार होते थे, वर्गाकार और गोल भी मिले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर जो है अनेक गतिविधियों के केंद्र था। देखिए तो 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यह जो है 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन सा? मथुरा। मथुरा नगर के कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। मतलब उदाहरण के लिए मथुरा का उदाहरण ले रहे हैं। मथुरा जो है 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा जो था यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। यानी मथुरा ऐसा स्थान पे था जहाँ से दो महत्वपूर्ण रास्ता गुजरता था। यानी एक रास्ता उसी से होकर के जाता था उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, मथुरा से होकर के ही पूरब जाना है तो, और उत्तर से यदि जो दक्षिण की ओर जाना है तो मथुरा से ही जाता था। तो इस कारण से जो मथुरा महत्वपूर्ण था। तो पहला कारण जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। और क्या था मथुरा में? शहर के जो चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। और दूसरा कारण है मंदिर, यानी मथुरा में जो है अनेक मंदिर था। तो उसके फेमस का जो है यह महत्वपूर्ण नगर होने का एक कारण भी हो सकता है। तो अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। नगर का काम कैसे होता था? तो जो आसपास लोग रहते थे, मंदिर के आसपास के किसान और पशुपालक जो शहर में रहने वालों के लिए क्या करते थे? भोजन जुटाते थे। मथुरा जो बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो मथुरा महत्वपूर्ण क्यों था? इसका कारण क्या है? तो पहला कारण बोलना है कि दो महत्वपूर्ण रास्ते पे जो स्थित था। उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाला रास्ता, दूसरा है उत्तर से दक्षिण की ओर। दो महत्वपूर्ण रास्तों पर स्थित था। और दूसरा कारण है कि यहाँ जो अनेक मंदिर हैं और यहाँ पे बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी था। और लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी रही। 2000 साल पहले जो है मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, तो इस कारण से भी महत्वपूर्ण रहा। तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर हैं। यहाँ पे बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह जो कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो मथुरा किन किन कारणों से महत्वपूर्ण था? तो ये सब कारण है। ये राजधानी बना रहा कुषाण का 2000 साल पहले, और दो महत्वपूर्ण रास्तों पे स्थित था। यहाँ पे जो अनेक मंदिर मिले हैं, अनेक मंदिर थे। मूर्तियाँ बनाने का जो है यहाँ पे केंद्र था। और जो कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जैन मंदिर था, बौद्ध विहार था।
तो इस कारण से जो मथुरा महत्वपूर्ण था। देखिए, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियां पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में जो प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर जो अनेक अभिलेख मिले हैं, आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। यानी मथुरा में जो प्रस्तर खंड था, मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले, आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यानी मथुरा में जो मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले मूर्तियों पर, उनसे क्या पता चलता है? ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, इनसे पता चलता है स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने जो दान दिया जाता था, उनका उल्लेख मिलता है। यानी दान जो देते थे उसका उल्लेख मिलता है किस पे? मूर्तियों पर। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। यानी जो दान कौन देते थे मंदिर में? तो शहर के जो राजा रानी होते थे, या अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के जो दान देते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। यानी उदाहरण ले तो मथुरा के अभिलेख में सुनार का उल्लेख मिलता है, लोहार का, बुनकर, टोकरी बनाने वाला और माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। अब आते हैं शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो यानी पुरास्थलों से जो है शिल्पों के नमूने मिले हैं, और इनमें मिट्टी के जो बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या बोला गया है? उत्तरी काले चमकीले पात्र, यानी कि NBPW, उत्तरी काले चमकीले पात्र इसे बोला गया है। NBPW बोला जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। तो उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। और कपड़ों के उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। यानी ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन जो बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै जो प्रसिद्ध केंद्र थे कपड़ा के लिए। प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जो था प्रसिद्ध केंद्र था कपड़ा उत्पादन में। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों जो है काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी जो अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। यानी जो श्रेणी किन्हें बोला गया है? तो व्यापारी और शिल्पकार के जो अपने अपने संघ होते थे, उन्हें श्रेणी कहा गया है। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इस धन का निवेश जो है लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो अनेक शिल्पकार जो थे और व्यापारी के संघ को क्या बोला गया? श्रेणी। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो क्या होता था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां जो होती थी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का जो कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तरी काले चमकीले पात्र के बारे में, जिन्हें बोला गया NBPW। ये जो है एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे
बनाने के लिए कुम्हार की मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर जो है उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके फलस्वरूप इन बर्तनों की जो बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। तो क्या होता था, कुम्हार की मिट्टी के बर्तनों को भट्ठे पर जो उच्च तापमान पर रख करके इन्हें जो है निर्मित किया जाता था। याद रखना है कौन से काल में NBPW के साथ मिलते हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र यानी लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की बात है। अब आते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। अरिकामेडू जो है पुदुचेरी में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। यानी लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। क्या था? पतन था, यानी एक बंदरगाह था। अरिकामेडू जो था 2200 से 1900 साल पहले एक पतन था, यानी बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से जो आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्यसागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र, भूमध्यसागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर इन्हें एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, और इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो अरिकामेडू क्या था? याद रखना है, एक बंदरगाह था, पतन था। कितना साल पहले? 2200 से 1900 साल पहले। और अरिकामेडू जो रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़िए। और यहाँ पे जो गोदाम मिला है और भूमध्य सागर के क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, और इनमें जो शराब या तेल जैसे तरल पदार्थों को रखा जाता था पात्र में। तो इतना याद रखना है, अरिकामेडू में एक पतन था, बंदरगाह था। देखिए ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे हों। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पे जो है बहुमूल पत्थर मिला है। कहाँ से? अरिकामेडू से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं, और छोटे छोटे कुंड मिले हैं, कपड़े की रंगाई के पात्र रहे हों, रोमन लैंप मिला है। तो इस तरह से आज का अध्याय जो समाप्त होता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े जल्दी से, क्योंकि रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्या पढ़े? नगरों की विशेषता, यानी नगर के बारे में जो है हम लोग कहाँ किससे जान सकते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से जान सकते हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था जातक कहानी से। और दूसरा, प्राचीन नगरों के बारे में जो है जो मूर्तिकार होते थे कलात्मक ढंग से उकेरते थे, तो मूर्तियों से हमें जानकारी मिलती है नगर के बारे में। और तीसरा, हमें नाविक और यात्रियों के विवरण से भी पता चलता है। तो सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी नगर से के बारे में क्या मिलती है कि किन चीज़ों का आयात होता था और निर्यात किसका होता था। तो शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का जो आयात होता था, और जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र का जो है निर्यात किया जाता था। और आहत सिक्के क्यों बोला गया इन्हें? तो आहत सिक्के बोला गया था क्योंकि इन पे जो आकृतियों को आहत कर बनाए जाते थे, आकृति को जो है आहत करके बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के बोला गया। और किस चीज़ के बने होते थे? तो चांदी, तांबे के बने होते थे। आकार इसका कैसा था? तो आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, 3 प्रकार का मिला है सिक्का। और नगर जो था अनेक गतिविधियों का केंद्र था। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मथुरा में जो है मथुरा क्यों महत्वपूर्ण था? तो 2500 साल पहले मथुरा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये जो है पहला कारण है महत्वपूर्ण होने का कि यह जो था 2 महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थित था। एक तो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था रास्ता, और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते पे स्थित था। और मथुरा में जो है बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था, अनेक मंदिर था।
और यहाँ जो एक धार्मिक केंद्र भी था और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इस प्रकार से राजधानियाँ भी रहा है मथुरा कुषाण का 2000 साल पहले। और शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में, यहाँ से जो है शिल्प उत्तरी काले चमकीले पात्र मिला है जो 2500 साल पहले। और कपड़ों का उत्पादन में कौन कौन सा नगर महत्वपूर्ण था, तो वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। दक्षिण में महत्वपूर्ण कौन कौन सा था, दक्षिण में मदुरै और इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहा गया। तो श्रेणी किसे बोला गया है, व्यापार और शिल्पकार के जो समूह होते थे संघ, उसे क्या बोला गया, श्रेणी। तो शिल्पकार का क्या काम होता था, शिल्पकार की जो श्रेणियाँ होती थी इनका काम होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना। जो नगर में इस प्रकार के लोग रहते थे श्रेणी, इनका काम होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का जो वितरण करना था। जबकि व्यापारी के जो संघ होते थे यानी श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी और श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी। लोग पैसों जमा रखते थे इसमें और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था और उससे जो है मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था और कुछ धार्मिक संस्थानों को भी दिया जाता था। उसके बाद देखिए अरिकामेडु। अरिकामेडु क्या है, ये जो है एक बंदरगाह था और यहाँ पे जो सामान उतारे जाते थे, जहाज़ों से दूर दूर से आते थे यहाँ पे जहाज़ और सामान उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिला है। इससे क्या पता चलता है कि शराब या तेल रखा जाता था, यानी इस पात्र में जो शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। और यहाँ से मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिला है। रेटाइन पात्र मिला है, गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था रेटाइन पात्र। और क्या मिला, शीशे के बर्तन। शीशे के बर्तन रत्न भी मिले हैं, रोमन लैंप मिला है और साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं। कपड़े की रंगाई के पात्र रहे हों, ये सब जो कुंड था कपड़े की रंगाई के पात्र रहा हो, यानी इसमें कपड़ा रंगा जाता था इस सब कुंड में, छोटा छोटा कुंड। अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।